दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का कल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 27 फरवरी को होगा समापन। बीबीसी पर लगातार आईटी का सर्वे जारी। स्टाफ से कहा हर सवाल का जवाब दे ईमानदारी से, अमेरिका का कुछ भी कहने से इनकार। मेघालय में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। महिलाओं के लिए बड़े वादे। नड्डा बोले पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाएंगे। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। सीबीआई जांच, मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दाखिल। कानपुर कांड पर मायावती का सियासी हमला। लिखा बीजेपी सरकार जन विरोधी रवैया बदले, परेशान लोगों की अब बुलडोजर राजनीति से जान जा रही। लखनऊ में बी फार्मा के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। आर्यकुल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। राजकीय बाल गृह की भयानक दुर्दशा नजर आ रही है। ठंड और बीमारी से करीब 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। पिछले 5 दिनों में 4 बच्चों की मौत। भयंकर ठंड, कमरों में सीलन और इस दौरान बीमार बच्चों को उचित इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते इन मासूम की मौत हो गई। क्षमता से अधिक बच्चे बाल गृह में रखे गए हैं। बच्चों के लिए खाना, इलाज और गर्म कपड़ों की अव्यवस्था है, कमी है। अब मामला मीडिया में खुला तो जांच के आदेश दे दिए गए। बाल गृह के अधिकारी घटना से अनजान बनते नजर आ रहे हैं। बाल गृह में मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाल गृह का गेट सभी के लिए बंद किया गया। राजकीय बाल गृह में सीसीटीवी कैमरे भी खराब पड़े हैं। खराब कैमरों को अब इलेक्ट्रीशियन से बनवाया जा रहा है। 4 बच्चों की मौत के बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बाल गृह में जितनी जगह है उससे ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर, जिसके चलते ठंड और बीमारी के चलते इन 4 मासूम बच्चों की मौत हुई है। समय पर इलाज न मिल पाने के चलते पिछले 5 दिनों से ये बीमार चल रहे थे और अब इन 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। तो ठंड लगने की वजह बताई जा रही है। इन बच्चों को गर्म कपड़े मुहैया नहीं कराए गए, जिसके चलते मौत हुई। और जब इस मामले को लेकर ये मसला मीडिया में आया तो जांच के आदेश दिए गए हैं। बाल गृह के अधिकारी घटना से अब अनजान बनते नजर आ रहे हैं। उनसे इस स्थिति को लेकर जब सवाल किया जाता है तो वो अनजान बनते नजर आ रहे हैं और अव्यवस्थाओं का शिकार हुए हैं ये 4 मासूम बच्चे। साथ ही राजकीय बाल गृह में जो सीसीटीवी लगे हैं वो भी खराब पड़े हुए हैं, ताकि जो बाल गृह की स्थिति है वो इन सीसीटीवी में कैद ना हो जाए। मीडिया में जब खबर आई तो अब जांच के आदेश दिए गए हैं। 4 मासूम बच्चों की ठंड लग जाने से मौत हो गई। समय पर इलाज नहीं मिल पाया, गर्म कपड़े मुहैया नहीं कराए गए, जिसके चलते मौत हुई है इन 4 बच्चों की। साथ ही बाल गृह में जो बच्चे रखे गए हैं वो क्षमता से अधिक हैं, इस वजह से भी अव्यवस्थाएं हैं। अब देखना ये होगा कि मामला सुर्खियों में है और इस मसले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जांच के आदेश दिए गए हैं और बाल गृह के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले से अनजान बनते नजर आ रहे हैं।
पिछले 5 दिनों से ये बीमार चल रहे थे और ठंड लगने की वजह से साथ ही इलाज इनको नहीं मिल पाया, जिसके चलते इन 4 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। पवन तिवारी संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, बाल गृह की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है, जिस तरीके से लापरवाही के चलते इन 4 बच्चों की जान चली गई। जी, आपको बता दें, जो प्रयाग नारायण हजरतगंज में स्थित है रोड, उसी रोड पर राजकीय बाल गृह में 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। इनमें से एक की मौत जो है मंगलवार को इलाज के दौरान हुई है। इससे पहले 10 से 12 फरवरी के बीच 3 अन्य मौतें हुई थी और एक बच्चा जो है उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। बाल गृह की जांच के लिए सीएमओ की टीम भी पहुंची थी और सीएमओ का जो दावा है, उनका कहना है कि मासूमों को ठंड से बचाने का पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण यह घटना हुई है। दिसंबर जनवरी में उचित देखभाल न होने से बच्चे ठंड की चपेट में आ गए और उनको निमोनिया हो गया, जिसके कारण उनकी जो दुखद मौत है वो सामने आई है। वहीं जो पवन, क्या बाल गृह की जो स्थिति है, जो अव्यवस्था है, वो कैसी नजर आई और जो बाल गृह के अधिकारी हैं उनसे क्या इस संबंध में आपने बात करने की कोशिश की? दरअसल जब हम लोग इस मामले को लेकर वहां पहुंचे तो वहां पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हुआ है और जो सीएमओ से बात हुई है यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल का, उनका कहना है कि जो ठंड की वजह से इनको निमोनिया है बच्चों को और उसी ठंड की वजह से इनकी मौत हुई है। जी पवन, साथ ही बालगृह की स्थिति भी जर्जर नजर आ रही है, जिस तरीके से सीढ़न और ठंड और सीसीटीवी कैमरे जो वहां पर हैं वो खराब पड़े हुए हैं, अव्यवस्थाएं हैं, क्षमता से ज्यादा बालगृह में बच्चे रखे गए हैं। जी, आपको बता दें, जो ये बालगृह है इसकी हालत सही नहीं है, जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं नाकाफी है। जो जिस हिसाब से जो ठंड पड़ रही थी उससे बचने का उपाय उनके पास कुछ नहीं था, जिसके कारण ये जो दुखद घटना हुई है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं काफी जर्जर स्थिति में है, जिसकी वजह से लापरवाही जो सामने आई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, जो जिम्मेदार हैं बाल गृह के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 5 जो बच्चे हैं वो बीमार थे, 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जो बालगृह की स्थिति है वो पूरी तरह से अव्यवस्थित है। बढ़ते आगे, बरेली से बड़ी खबर, जहां पर अनिल राजभर पहुंचे हुए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मजदूर का बेटा भी अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ेगा। हर मंडल पर बनाया जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय। मजदूर का बेटा भी अब अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ सकेगा, ये बयान सामने आया है। हर मंडल पर अब अटल आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। कानपुर देहात मामले पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मजदूर का भी बेटा होगा तो वो अटल विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ सकेगा। साथ ही कानपुर देहात मामले को लेकर भी कहा कि जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बरेली पहुंचे थे मंत्री अनिल राजभर, जिस दौरान ये बातें कही। श्रम एवं रोजगार मंत्री का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है मजदूर का भी बेटा अब अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ेगा। साथ ही हर मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। बरेली से संवाददाता रानू कुमार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रानू, क्या जानकारी है? शानू, क्या जानकारी है? देखिए सोनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा।
मंत्री अनिल राजभर आज बरेली पहुंचे थे और बरेली पहुंचने पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर से जो अटल आवासीय योजना की बात की जाती थी वो पूरे सभी मंडलों में बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के, और चीजें जो जनहित की है उत्तर प्रदेश सरकार की वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने कानपुर देहात की एक बड़ी घटना पर जो कि बयान दिया है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर से कहा है कि जिस तरीके से एसडीएम और लेखपालों पर कार्रवाई की गई है, अगर कोई भी बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें और समाजवादी पार्टी की बात करें, उन्होंने मांग की है मुआवजे की, बड़े पैमाने पर मुआवजे की मांग की है, तो उस बयान पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने टाइम में इस तरीके की बातें कितनी की थी और कितना जनता तक पहुंचाई थी, ये वो बड़ा विषय है। लेकिन हमारी सरकार जो परिवार है उसके साथ हमेशा खड़ी है। सोनी, शुक्रिया शानू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर राज्यभर का जो बयान के जो जिम्मेदार है इस पूरे घटनाक्रम में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो मजदूर का बेटा है वो अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ेगा। रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक आयुष पद्धति के माध्यम से यहां पर मरीजों को नियमित देखना प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा लाभ इसका भटक, चरगावा, पिपराइच, बगल में परतावल, पनियरा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को, महाराजगंज जनपद वासियों की इसके बाद तुरंत महाराजगंज जनपद लग जाता है, इन सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, नेपाल के सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, सबको गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आना होता था। लेकिन आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज परिणाम क्या है? गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी के कगार पर था, उसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हो गई। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। संत कबीर नगर में भी हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथ के माध्यम से जहां आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुष के माध्यम से भी हम लोगों को आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा सकें। इसके लिए महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो वास्तव में आयुष की धरती है, क्योंकि आयुष की धरती थी इसलिए भगवान को और सभी ईश्वरीय अवतारों को बार बार इस धरती पर आना पड़ा। इसलिए एक विश्वविद्यालय इसका बनाया जाए। और भाइयों बहनों, मां योगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, भारत की चिकित्सा पद्धति को, दुनिया की परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियां हैं
इसे आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने 28 अगस्त 2021 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। आधारशिला रखने के बाद जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज यहां पे ओपीडी का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ओपीडी प्रारंभ हो गई है, यानी अब यहां पे मरीज देखे जाएंगे और बहुत शीघ्र जब भवन तन करके तैयार होंगे अगले 6-8 महीने में, तो यहां पर आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ की पद्धति से, यूनानी पद्धति से, सिद्धा की पद्धति से, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से उपचार की बेहतरीन सुविधा भी देने का एक कार्य यहां से प्राप्त होने वाला है। एक तरफ आरोग्यता का कार्य और दूसरी तरफ इसका लाभ क्या होने वाला है? 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक, आयुष पद्धति से किसानों को, आम नागरिक को जोड़ने के लिए क्या कार्य होगा? कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस आसपास के क्षेत्र में उगती हैं, उसका कलेक्शन यहां के नागरिकों के द्वारा होगा, तो उनकी अतिरिक्त आय होगी। खेत में अगर हर्बल पद्धति से आप खेती करना प्रारंभ करेंगे और हर्बल खेती करना प्रारंभ करेंगे, तो उसका परंपरागत धान, गेहूं से ज्यादा दाम आपको मिलेगा और उसका सेंटर या आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, जहां पर किसान अपनी उपज को लेके आएगा या खरीदेगा और किसान को उसका कई गुना दाम देगा। किसान के जीवन में खुशहाली आएगी, अनेक नौजवानों को उसके साथ, रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यही नहीं, जब विश्वविद्यालय यहां पे पूरी तरह काम करने लग जाएगा तो अगल बगल बहुत सारे लोगों को नौकरी, रोजगार और साथ साथ अपना व्यवसाय करने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। यानी एक विश्वविद्यालय सैकड़ों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार तो लेके आता ही है, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बन जाएगा। कहीं पे लोग आयुर्वेदिक पद्धति से जड़ी बूटियों को उगाने का काम करेंगे, औषधीय पौधों, औषधीय खेती करना प्रारंभ करेंगे। कहीं पर उन्हें व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को दुकान लगाने का अवसर प्राप्त होगा, किसी को आयुष विश्वविद्यालय में नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यह एक अवसर है आप सबके लिए, जब यह आयुर्वेद आयुष पद्धति से ओपीडी का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज आयुष विभाग के मंत्री भी हैं, यहां के लोकप्रिय सांसद भी हैं, लोकप्रिय विधायक भी हैं, गोरखपुर जनपद के हमारे सभी लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण भी हैं। इन सब की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में आपको ये समर्पित किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन में शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं। शिव की ताकत का एहसास हम सबको लगा सकते हैं कि भगवान शिव जहर को भी आत्मसात करते हैं, लेकिन कभी किसी का अकल्याण नहीं करते, यानी कल्याण ही कल्याण करते हैं। शिव का मतलब ही कल्याण है। आयुर्वेद की पद्धति से, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग और नेचुरोपैथी की पद्धति से चिकित्सा का मार्ग खुलना भगवान शिव के प्रति, और बाबा गोरखनाथ तो शिव के ही प्रतीक हैं, उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धा का एक भाव है, कृतज्ञता का भाव है कि हम सब उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए आज यहां पर इस विश्वविद्यालय की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, इसके माध्यम से यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए एक नया मंच देने जा रहे हैं।
आज भारत के पास टूरिज्म के जो अनेक अवसर हैं, उन अनेक अवसरों में से एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जब हम लोग यहां के माध्यम से बहुत सारे उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो टूरिज्म उसमें से एक है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब काशी विश्वनाथ धाम देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लाखों लोग पृथ्वी में जाकर के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे ही हर तीर्थ स्थल में लाखों लोगों की भीड़ लगी है। ये केवल श्रद्धा ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी होता है, उसके माध्यम से रोजगार मिलता है लोगों को। कोई टैक्सी चालक होगा, कोई होटल संचालक होगा, कोई फूल पत्ती बेचने वाला होगा, कोई प्रसाद बेचने वाला होगा। इन सबको तो वहां से रोजगार मिलता ही है, लेकिन साथ साथ उस सिटी के बारे में, उस नगर के बारे में, वहां की प्रगति के बारे में लोगों को नजदीक से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि दुनिया के श्रद्धालु जनों को अपने आकर्षित करने के लिए सभी प्रकार के धार्मिक स्थल हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास पर्यटन विकास के अनेक संभावनाएं हैं और जिसमें ढेर सारी संभावना छुपी हुई है, वह है हेल्थ टूरिज्म में। हेल्थ टूरिज्म एलोपैथ में कम, आयुर्वेद में, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में ज्यादा संभावना छुपी हुई है और इस संभावना में यह एक नया अवसर देगा यहां के लोगों के लिए। यहां पे डिप्लोमा के कोर्स चलेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स चलेंगे, विश्वविद्यालय अपना डिग्री कोर्स चलाएगा, यहां के युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। आप गांव-गांव और घर-घर में आयुर्वेदिक पद्धति। केंद्रीय मंत्री बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इसके अलावा मनाली, उपसी, लेह, इस पर भी अगर आप देखें तो अटल टनल देश को समर्पित नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। अब जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है नीमू, पदम, दारचा, इन रूटों पर, इस रूट पर शंकुला टनल का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी गई है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे देश भर के साथ इसको उपलब्ध करवाएगा और इसके टनल के साथ साथ अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जाएगा। ये टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। सड़क सहित इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 1681.51 करोड़ रुपया इसके ऊपर कुल खर्चा आएगा और इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से लद्दाख को ज़ंस्कार वैली होते हुए देश के अन्य भागों से ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ा जा सकेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा तथा टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सर्दी के महीनों में सप्लाई चेन को हम बरकरार रख पाएंगे और सैन्य बलों की मूवमेंट को भी हवाई मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग को और बल मिलेगा। ये प्रोजेक्ट भी सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, जहां जोजिला टनल, अटल टनल, अब उसके बाद शंकुला टनल, इसको भी मंजूरी दी गई है। इससे लद्दाख की कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। शंकुला टनल। Friends, before we take questions from you, I'll request Honorable Minister to please brief in English. चलिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो सिडकुल टनल है उसको मंजूरी मिल गई है। दिसंबर 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो सड़क मार्ग हैं उनको दुरुस्त करने का भी बड़ी खबर मिल रही है। बरेली से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होगी आज से। पहले दिन 3 केंद्रों में परीक्षा। 10 बजे के बाद छात्रों को एंट्री नहीं
मिली। परीक्षा के लिए करीब 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली में 10:30 से 1:30 बजे तक की परीक्षाएं संपन्न कराई गईं। इसके बाद किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इक्कीस परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए बनाए गए। साथ ही 10:30 से 1:30 बजे तक परीक्षा संपन्न कराई गई। किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाने पर बैन लगाया गया। बरेली से बड़ी खबर, तो आज से ही सीबीएसई की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हुई हैं। 10वीं और 12वीं की पहली पाली में 10:30 से 1:30 बजे तक और 10 बजे के बाद जो भी छात्र पहुंचे उनको एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात का भी जिक्र। तो नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी भी बरती जा रही है। कड़ी निगरानी के बीच परीक्षाएं संपन्न कराने का प्रयास। बरेली से बड़ी खबर, और इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से मिल रही है। एमएलसी बनवारी लाल दोहरे के घर भूपेंद्र चौधरी आएंगे। बड़ी खबर, स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे के घर पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। मकरंद नगर स्थित आवास पर जाकर शोक संवेदना जाहिर करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ योगी सरकार के कई मंत्री भी आ सकते हैं। तो अंदर खाने से ये भी खबर मिल रही है, करीब शाम 6:30 बजे मकरंद नगर स्थित घर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ योगी सरकार के कई मंत्री भी आ सकते हैं। करीब शाम 6:30 बजे मकरंद नगर स्थित घर पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। एमएलसी बनवारी लाल दोहरे के घर भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे। साथ ही योगी सरकार के कई मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर मेरठ से, तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत हुई है। मुख्य आरोपी इजलाल को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इजलाल के वकील ने कई महीने से कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसके बाद आज फाइनली जमानत मिली। जमानत मिलने पर कोतवाली पुलिस को सतर्क किया गया। पुनीत गिरी, सुधीर और सुनील ढाका की हत्या की गई थी। बड़ी खबर, 23 मई 2008 में कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में ये हत्या की गई थी, जिसके चलते जेल भेजा गया था। इजलाल समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बागपत के बिनौली गंग नहर में तीनों युवकों की लाश मिली थी। तिहरे हत्याकांड में मेरठ और बागपत में जनाक्रोश भी देखने को मिला था और इस हत्याकांड में हाजी इजलाल मेरठ जेल में बंद था और आज रिहाई यानी कि जमानत पर रिहाई हुई है।
तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी इजलाल की रिहाई हुई है। जमानत मिलने पर कोतवाली पुलिस को इस बीच सतर्क कर दिया गया। बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। स्याना मंडी के सचिव की हत्या का प्रयास किया गया है। बड़ी खबर, मंडी सचिव की गाड़ी में कुछ माफियाओं ने टक्कर मार दी। मंडी सचिव ने आरोप लगाया है, कार में टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट का भी आरोप। साथ ही स्याना कोतवाली पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जो माफिया हैं, मंडी सचिव पर हमला किया। इन माफियाओं ने मंडी सचिव से दुर्व्यवहार, धमकी और साथ ही इस पूरे मामले का अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुड माफिया का वीडियो पुलिस को सौंपा गया है। तो मंडी सचिव ने दुर्व्यवहार का भी आरोप, मारपीट का भी आरोप लगाया है। स्याना मंडी के सचिव की हत्या का प्रयास किया गया, ये बात भी कही। मंडी सचिव ने यह आरोप लगाए, दुर्व्यवहार और मारपीट, कार में टक्कर मार कर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। स्याना कोतवाली पुलिस ने हालांकि इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की है। तो माफिया ने मंडी सचिव पर हमला किया। मंडी सचिव से दुर्व्यवहार और धमकी का अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, स्याना कोतवाली पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो इन माफियाओं के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। गंभीर आरोप मंडी सचिव की तरफ से, दुर्व्यवहार और धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमने गुड़ की गाड़ी पकड़ी थी, उस गाड़ी को पकड़ के लेके आ रहे थे। तभी अबलू त्यागी आया और हमसे जो है बदतमीजी की, गाड़ी को भगा के ले गया। हम गाड़ी के पीछे भागे तो आके और गाड़ी में टक्कर मारी। उसने गाड़ी आपको ऊपर चढ़ानी चाहिए, टक्कर मारी गाड़ी में गया। अगर सभी लोग नहीं बैठे होते तो और ड्राइवर ने नहीं संभाली होती गाड़ी तो गाड़ी खाई में जा पड़ती। आपको जान से मारने की कोशिश की गई? हाँ, आके हम उतरे क्योंकि टक्कर क्यों मारी तो हम पे हाथ उठाया। आपने स्याना तहरीर दे दी पुलिस चौकी में? उसको तहरीर दे दी। ठीक है सर। उसके बाद दोबारा से आया, दोबारा हमको घुसे मारे। और इसी बीच बड़ी खबर दुमका से मिल रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने पूजा अर्चना की। बासुकीनाथ मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र जाने से पूर्व देवघर के वैद्यनाथ धाम में भी पूजा अर्चना कर दर्शन किए। फेरबदल में महाराष्ट्र राज्यपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस जिम्मेदारी की शुरुआत पूजा अर्चना कर। दुमका से बड़ी खबर, बासुकीनाथ मंदिर में सपरिवार पहुंचे पूजा अर्चना के लिए, दर्शन के लिए। महाराष्ट्र जाने से पहले, अपनी जिम्मेदारी से पहले दर्शन और पूजा अर्चना। और इस बीच पूरे परिवार के साथ महाराष्ट्र जाने से पूर्व देवघर के वैद्यनाथ धाम में भी पूजा की। तो फिर बदल में महाराष्ट्र राज्यपाल की एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेहद अहम जिम्मेदारी का निर्वहन करने से पहले
बासुकीनाथ मंदिर में सपरिवार पहुंचे पूजा अर्चना के लिए। दुमका से बड़ी खबर। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र के बिहारी कॉलोनी में सिलेंडर फटने से एक परिवार के 4 लोगों की गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची। गैस का रिसाव होने से धनंजय सिंह सहित उनके परिवार के कुल 4 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भेजा गया है। आपको बता दें कि सुबह करीब 7:30 बजे बिहारी कॉलोनी में गैस रिसाव के चलते एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें से 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए। आज सुबह लगभग 7:15 बजे वंदना एनक्लेव के अंतर्गत बिहारी कॉलोनी में, जो कि थाना खोड़ा के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर एक सिलेंडर फटने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना मिलते ही तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर आती है, जहां पर पूरी घटना इस प्रकार है कि यहां धनंजय सिंह नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। सुबह इनकी पत्नी चाय बनाने के लिए उठती हैं और ज्यों ही उन्होंने सिलेंडर का स्विच ऑन किया, वहां पे पहले से गैस रिसाव होने के कारण एक विस्फोट की घटना कारित हुई है, जिसमें कुल धनंजय सिंह के परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें धनंजय सिंह, उनकी पत्नी, उनके बहनोई राकेश सिंह और उनका एक 9 साल का बच्चा। घायलों को तत्काल सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती कराया जा चुका है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एफएसओ साहब भी मौके पे हैं, फायर टीम भी मौके पे है। आगे की जानकारी की जा रही है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मामले में सांसद सुप्रिया और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अधूरे अध्ययन के आधार पर ओछी राजनीति न की जाए। आज के विपक्ष की ओछी राजनीति देखिए, सांसद सुप्रिया सुले हो, कांग्रेस के नेता हो या श्रीमान आदित्य ठाकरे हो, पूर्णतः अधूरे अध्ययन पर, भीमाशंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने का आपको अधिकार है, पर कम से कम जानकारी तो लेते। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 का सर्कुलर है, जिसमें पूरी तरह से दर्ज है कि भीमाशंकर यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। कोई जानकारी नहीं ली। अधूरे अध्ययन के आधार पर वे जरूर ओछी राजनीति करें, पर कम से कम जो पवित्र भगवान की स्थली है उसे तो राजनीति का वे हिस्सा न बनाए। खबर दिल्ली से, जहां सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में दूध कारोबारी से हुई 17 लाख रुपए की लूट के मामले में सुल्तानपुरी थाना एसएचओ सुखबीर मालिक की टीम ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के 8,25,000 नगद और लूट के 1,40,000 रुपए और साथ ही मोबाइल और अपराध में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े आरोपियों ने 7 फरवरी को कृष्ण विहार स्थित डेयरी से रुपए ले जाते वक्त आशीष नाम के दूध कारोबारी को लूट लिया था। करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 5 आरोपियों को रोहिणी सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया गया। हालांकि राहुल बंसल नाम के एक आरोपी को क्राइम ब्रांच पहले ही गिरफ्तार कर लूट के 75,000 रुपए बरामद कर चुकी है। पकड़े गए आरोपियों में राहुल और रोहित पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं।
खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक में वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए 51 करोड़ 70 लाख 42 हजार रुपयों का बजट सर्वसम्मत से पारित किया गया। बैठक में पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने वार्डों की समस्याओं को उठाकर शहरी सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन बाद में सभी की सर्वसम्मत से आगामी वर्ष का बजट पास कर दिया गया। और इससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिशासी अधिकारी अशोक चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 51 करोड़ 70 लाख 42 हजार रुपयों का बजट पेश किया, जिस पर विपक्ष के पार्षदों ने गत बजट के स्वीकृत कामों में भाजपा पार्षदों वाले वार्ड में भेदभाव का भी आरोप लगाकर हंगामा काटा। तो आए हुए बजट जो अनुमानित वित्त वर्ष 22-23 का वह 17-18 से 22-23 तक का रिवाइज है, उस पर चर्चा की गई। बिंदु संख्या 1 तो ये था। दूसरा था कि अनुकंपा नियुक्ति जिनको प्रदान की गई है उनका बोर्ड ने अनुमोदन किया है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी 3 तो नए आए थे विभाग की तरफ से, उनकी नियुक्ति का अनुमोदन हुआ है। और बजट में कुछ मुद्दे शासन की तरफ से रखे गए जिनको सर्वसम्मति से बजट भी पारित किया गया है 23-24 का। और दूसरा जो मुद्दे आए, जैसे वार्ड नंबर 40 के अंदर एक पानी निकासी जो वास्तविक समस्या थी, उसके निराकरण के लिए कुछ बाजार दर पे अगर कोई भूखंड अवेलेबल होता है उसको भी खरीदा जाए। 2 सर्किलों का नामांकन, ज्योतिबाराव फुले सर्किल पंचायत समिति के सामने और भैरववानी चौक है, उसको परशुराम जी के नाम पर करने का भी फैसला लिया गया। खबर लातेहार से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार स्थित राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन और बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल के विज्ञान प्रयोगशाला एवं लाइब्रेरी में छात्रों से बातचीत भी की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक वैद्यनाथ राम, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे सहित जिला के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा पदाधिकारी से अस्पताल के विभिन्न विभागों की सुविधाओं के बाबत विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के मेडिकल स्टोर में दवाइयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी ने कोंडागांव के ग्राम बड़े कनेरा में लगाया मोर आवास अधिकार के तहत शिविर लगाए। राज्य में सरकार पर आरोप आपको बता दें लगाए गए हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री योजना को ब्रेक लगा दिया। आवास की राशि लोगों तक नहीं पहुंचने से आवास अधूरा रह गया। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कनेरा में मोर आवास और मोर अधिकार के तहत शिविर लगाकर फॉर्म जमा करवाए और हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं नारे लगाए। साथ ही राज्य सरकार को इस बाबत कोसते नजर आए। आज पूरे हमारे इस कोंडागांव जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में आवास के लिए छत्तीसगढ़ वासियों को वंचित होना पड़ा है, तो इसका जवाबदार कोई है तो कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल जी है, मोहन मरकाम जी है, जिनके गलत नीतियों के कारण से राज्यांश की राशि को न पूरा करने की वजह से छत्तीसगढ़ में आज आवास से हमारे लोग वंचित हो रहे हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी शपथ ले रही है और लोगों से आह्वान कर रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी को लाए और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको सारे लोगों को आवास मिलेगा। बढ़ते आगे, बस्तर से है खबर। संभाग में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, अब कांग्रेस पर उंगलियां उठना भी शुरू हो गई हैं। कार्यकर्ताओं को नक्सलियों के द्वारा धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसके डर के चलते कार्यकर्ताओं की अंदरूनी क्षेत्रों से नेटवर्क खत्म हो रहा है और एक डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 1 महीने के अंतराल में पूरे बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में 4 भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई। साथ ही साथ मौजूद पदाधिकारियों को लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। ऐसे में अन्य पार्टियों के प्रति प्रशासन की उदासीनता भी साफ नजर आ रही है। नारायणपुर से प्रवास पर दंतेवाड़ा तक जाऊंगा। आज मैं नारायणपुर पहुंचा तो वहां पर फिर से जिस प्रकार से पिछले हफ्ते में 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हुई,
उसके संबंध में आज फिर से वहां पर मैंने पाया कि वहां पर फिर पर्चा फेंका गया है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक जनपद सदस्य का भी पति का नाम से पर्चा दिया गया है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है। ये छत्तीसगढ़ में बड़ा दुख भरा विषय है। लोगों की मेमना हत्या हो गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है, लचर व्यवस्था है। और 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगियों की 4 लोगों की हत्याएं हुई। ये सीधा सीधा कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दहशत लाना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दहशत पैदा करके उन्हें काम करने से रोकना, इन सारे उद्देश्यों की बू उसका घटना से नज़र आती है, दिखाई पड़ती है। और 4 आज अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं तो इसकी जवाबदारी किसी की जाती है? तो कांग्रेस सरकार की जाती है। उनकी गलत नीतियों के कारण से ये घटनाएं छत्तीसगढ़ के कोने में। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ सरकार में छात्राओं के लिए चल रही सरस्वती साइकिल योजना से बड़राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम होनावंडी स्थित देवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में छात्राएं लाभान्वित हुई। छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत केशकाल विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेता ने 16 छात्राओं को साइकिल वितरित की। विधायक केशकाल ने कहा है कि सरस्वती साइकिल योजना से बेटियों की शिक्षा की राह आसान होगी। छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छात्राओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना चला रही है और इस योजना के तहत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के बीपीएल परिवार की बालिकाओं को साइकिल दी जाती है। खबर कोरबा से है, जहां किसान सभा द्वारा गंगानगर में आयोजित विस्थापन पीड़ितों की संघर्ष सभा में कल रात गंगानगर में टिकैत जमकर गरजे, बादल झूमकर बरसे। वहीं सभा में उपस्थित किसानों को उन्होंने विस्थापन के खिलाफ एकजुट कर संघर्ष करने का मंत्र दिया और कहा कि यदि केंद्र और राज्य की सरकारें जनता की आवाज नहीं सुनती तो आंदोलनों की धमक से इन बाहरी सरकारों को अपनी आवाज सुनाने के लिए देश की जनता तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत अपनी तय समय सीमा से 4 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन रात 9 बजे भी उन्हें सुनने के लिए किसान एकत्रित रहे। अपन पीड़ा ने बताए और कैसे आगे हमारे संघर्ष में एकजुट होकर आगे लड़बो बताए। बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन करे हैं और हमने कहाँ जाकर रहेगा जो अपना मूल स्थान छोड़ता है जब आदमी। रुक करते हैं अगली खबर का। नवादा एसपी अम्बरीश राहुल का कथन जिले को साइबर अपराधियों से मुक्त करा देंगे इन दिनों सही साबित होता दिखाई दे रहा है। 2 दिनों पूर्व वरीस गंज थाना क्षेत्र के चकवाय गांव में 17 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सोमवार की रात्रि पुलिस 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के अपसड़ टोला बेलद दरिया में गिरफ्तार 5 साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 1,50,000 रुपए, 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल और कई अन्य सामान भी बरामद किए। गिरफ्तार साइबर ठगों में वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बेलदरिया गांव निवासी श्याम किशोर चौहान के पुत्र दिवाकर कुमार, अजय कुमार, स्वर्गीय रामशरण चौहान के पुत्र अशोक कुमार व रतन कुमार, साथ ही गांव के निवासी मोचन चौहान के पुत्र शैलेंद्र कुमार शामिल रहे। साथ ही एसडीपीओ ने बताया कि बेलदरिया गांव में साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी का काम करने की गुप्त सूचना मिली थी। टीम के द्वारा आज सूचना संग्रह के आधार पर ग्राम अफसर टोला बेलदरिया में छापेमारी की गई, जिसमें साइबर अपराधी दिवाकर कुमार, पिता श्याम किशोर चौहान, ग्राम अफसर, थाना वारिसलीगंज, जिला नवादा
अपने गिरोह के 4 अन्य साथी के साथ पकड़े गए, जिसके पास से साइबर अपराध से संबंधित मोबाइल, लैपटॉप एवं साइबर अपराध से अर्जित नगद राशि 1,50,000 रुपये बरामद की गई। पकड़े गए साइबर अपराधियों से पूछताछ में बताया कि ये लोग फेसबुक से डाटा का संग्रह कर भोले भाले लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करते हैं। खबर चित्रकूट से है, जहां भू माफियाओं और जमीन कारोबारियों का अनोखा कारनामा देखने को मिला। बिजली विभाग को भनक तक नहीं लगी। सूचना पर पहुंचे बिजली विभाग ने खंभे तुड़वाए और वन देवी नया गांव के सामने अवैध रूप से खंभे लगाए गए थे। एई कृष्ण कुमार के निर्देशानुसार जेई कोठी एन के पांडे ने चित्रकूट पुष्पराज सिंह के द्वारा अवैध रूप से लगे खंभे तोड़ दिए हैं। चित्रकूट में अवैध रूप से पानी की सप्लाई, बिजली के पोल लगा दिए जाते हैं और बाद में नगर पंचायत और बिजली विभाग से परमिशन भी दे दी जाती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।